नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, जीवन के किन क्षेत्रों में बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है और किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। कैसा रहेगा आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विवाह और संतान के योग, विदेश यात्राओं के योग, व्यापार व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से, छात्रों के लिए कैरियर, जॉब, प्रोफेशन की दृष्टि से और साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन कैसा होगा, इन सब का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा और जैसा मैंने कहा है वीडियो के अंत में आपकी कुछ समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की अगस्त 2022 की गोचर कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली जिसमें ग्रहों के वर्तमान में गोचर के आधार पर भविष्य फल का कथन किया जाता है। अब ये कन्या राशि के जातकों की गोचर कुंडली यानी अगस्त 2022 में ग्रह स्थितियां क्या हैं इसका विश्लेषण किया जाता है। अब यहाँ देखिए कि आपके लग्न के स्वामी बुध हैं और लग्न भाव में ही गोचर करेंगे 21 अगस्त से। 21 अगस्त तक बुध का गोचर 12वें भाव में है, केतु का गोचर धन के भाव में है, शनि का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है, देवगुरु सप्तम भाव में हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, राहु और मंगल कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 10 अगस्त को मंगल का गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा। ऐसे ही शुक्र का गोचर दशम भाव में है बुध की राशि में और 7 अगस्त को शुक्र का गोचर लाभ के भाव में हो जाएगा एकादश भाव में चंद्रमा की राशि कर्क राशि में, और सूर्य 17 अगस्त तक लाभ के भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य 12वें भाव में अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न और लग्नेश का विचार किया जाता है, भाग्य और भाग्येश का विचार किया जाता है। और अगर लग्नेश और भाग्येश में कोई संबंध बन रहा है, मित्रता का संबंध बन रहा है, तो वो कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली बन जाती है। अब आप यहाँ देखिए कि आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं शुक्र। बुध और शुक्र बहुत गहरे मित्र हैं, तो ऐसे में अगस्त 2022 की ये गोचर कुंडली आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाली होगी। दूसरी बात, राजयोगों की बात करें तो यहाँ देखिए देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं और एक खराब स्थिति है कि शनि पंचम भाव में पनौती बना रहे हैं, शनि की पनौती आरंभ हो रही है और बुध भद्र राजयोग बना रहे हैं। तो आपकी कुंडली में बुध और गुरु राजयोग बना रहे हैं, मंगल राजयोग बना रहे हैं, तीन ग्रह राजयोग बना रहे हैं। लेकिन प्रश्न यही आएगा जब अगस्त का महीना पूरा हो जाएगा तो आप प्रश्न करेंगे, कमेंट करेंगे कि राजयोग तो तीन बने, लाभ नहीं हुआ। तो क्यों नहीं होता लाभ, इसकी वजह समझें, तब आप कुंडली के विश्लेषण को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, लाभ तब मिलता है जब आपकी कुंडली में जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें ग्रह बलवान स्थिति में हो। जैसे बुध, गुरु या मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान स्थिति में हैं और यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आपके जीवन में अगर बुध की, गुरु की या मंगल की या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, उस स्थिति में पूरा लाभ मिलेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मित्र ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा चल रही हो तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है, लेकिन अगर शत्रु ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा तो फिर नुकसान होता है।
अब बस जैसे आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, अब आपके जीवन में बुध की महादशा चल रही है, देवगुरु की अंतर्दशा चल रही हो, शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, या सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो, या शनि की अंतर्दशा चल रही हो, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। वहीं अगर बुध की महादशा हो और मंगल की अंतर्दशा हो तो फिर आपको सावधान होना चाहिए। तो इस आधार पर अगर आप समझेंगे और ग्रहों का उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उपायों पर आगे चर्चा की गई है, चलिए अब बिंदुवार विश्लेषण कर लेते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं लग्न भाव से, क्योंकि सबसे पहले लग्न और लग्नेश का ही विचार किया जाता है। तो आपके लग्न भाव में बुध का गोचर 21 अगस्त को हो रहा है। इसके पहले 21 अगस्त तक बुध विदेश भाव में गोचर करेंगे और बुध व्यापार के कारक होते हैं। तो आप विदेश में विदेशी व्यापार से बहुत बड़ा लाभ अर्जित करेंगे। बुध शिक्षा के कारक होते हैं, आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कला के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, या फिर इन क्षेत्रों में आप विदेशी व्यापार व्यवसाय से आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। जैसे ही बुध लग्न भाव में गोचर करेंगे 21 अगस्त को, आपकी कुंडली में भद्र राजयोग बनेगा। भद्र राजयोग कैसे बनता है? जब बुध का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी स्वराशि या उच्च की राशि में हो। तो यहाँ बुध का गोचर कन्या राशि में हो रहा है और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है, तो भद्र राजयोग है। भद्र राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो रातों रात रंक से राजा बना देने वाला राजयोग है। बुध आपको तीव्र विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे। बुध आपके बोलने की, लिखने की, तर्क शक्ति करने की क्षमता को बढ़ा देंगे। बुध वाणी के कारक हैं और आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित कर लेंगे। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में, जन्म कुंडली में भद्र राजयोग बनता है, वो जीवन में हर सुख प्राप्त करता है, क्योंकि सुखों की चाह ऐसे जातकों में सबसे ज़्यादा होती है। और अगर कुंडली में शुक्र भी बली हुए या शुभ स्थान में शुक्र का गोचर हुआ तो हर सुख प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर देखिए, बुध लगभग 15 दिन तक लग्न भाव में रहेंगे और बुध फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देते हैं, तो बहुत जल्दी आपको लाभ देंगे। बस शर्त यह है कि अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर हुए तो आप बुध का उपाय कर लीजिएगा। 21 अगस्त से पहले अगर आपने बुध का उपाय शुरू कर दिया तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि बुध आपको 21 अगस्त के बाद के 15 दिनों में बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। चूँकि बुध एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, तो इस राजयोग के बनने पर आप शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, शेयर मार्केट के क्षेत्र में, मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या फिर व्यापार के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। और चूंकि शुक्र 7 अगस्त को लाभ के भाव में आ जाएंगे, शुक्र बुध के मित्र हैं, तो प्रचुर मात्रा में आप धन भी अर्जित करेंगे। भद्र राजयोग बनने पर बुध आपको महाधनी बना देंगे। बुध युवराज कहे गए हैं और बुध का नेचर जो है वो चंचल होता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, थोड़ी देर में नाराज हो जाएंगे और थोड़ी देर में खुश हो जाएंगे। बुध का व्यवहार बिल्कुल बच्चों जैसा होता है और बुध की दृष्टि आपके कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है। तो अगर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है, जिसके कि प्रबल योग हैं, चूँकि देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है और देवगुरु विवाह और संतान के कारक होते हैं, तो अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो जीवन साथी के साथ शुरुआती दौर में सामंजस्य बिठाने में थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, क्योंकि आपका स्वभाव थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहेगा। किसी बात पर आप बहुत जल्द नाराज़ हो जाएंगे और फिर बहुत जल्दी खुश भी हो जाएंगे, और ये आपकी नाराज़गी बहुत लंबे समय तक अस्थायी रूप से नहीं रहेगी। बुध का स्वभाव बच्चों जैसा है, तो शुरू में तो थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ आपस में समझदारी बढ़ने लगेगी और फिर अत्यंत श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन आप बिताएंगे। धन की दृष्टि से ये राजयोग बहुत ही लाभ देने वाला होता है।
पैतृक संपत्ति प्राप्त के योग बनते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है। कार्य क्षेत्र में कैसी भी विषम परिस्थिति हो, ऐसे जातक उसे मैनेज करने में प्रवीण होते हैं और भाग्य में वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ बुध चूंकि शिक्षा के कारक हैं, तो छात्रों के लिए भी ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। और बुध व्यापार के कारक हैं और दशम भाव के स्वामी भी हैं, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो इस भद्र राजयोग के बनने के दौरान अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या खास करके आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तो आपको किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में, किसी प्राइवेट कंपनी में उच्च स्तर की नौकरी मिल सकती है। अब एक बात जो इसका नेगेटिव पहलू है वो ये है कि वो जातक जिनके लग्न में बुध का गोचर होता है, तो किसी भी कार्य से बहुत जल्द ऊब जाते हैं। एक काम शुरू किया, कुछ दिन के बाद छोड़ करके दूसरा शुरू कर देते हैं। तो आपको इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। अगर आपने इस बात पर कंट्रोल कर लिया और जिस काम को शुरू किया है उसी पर फोकस किया, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अब ये तो लग्न की बात हो गई। अब बात करते हैं भाग्य भाव के स्वामी शुक्र के बारे में, जो कि कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर 7 अगस्त तक कुंडली के दशम भाव में है, कर्म भाव में, और 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करके कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में गोचर करेंगे। दोनों ही भाव में शुक्र का गोचर मित्र ग्रहों की राशि में है। यहाँ बुध की राशि में है और यहाँ चंद्रमा की राशि में है। और मित्र ग्रहों की राशि में जब कोई भी ग्रह गोचर करता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब यहाँ पर शुक्र भाग्य भाव के स्वामी भी है, तो कार्य क्षेत्र में भी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से ही आपको धन की प्राप्ति भी होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, काव्य, लेखन, गायन, वादन, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सोशल मीडिया या पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत बड़ी सफलता देंगे और धन का भी लाभ कराएंगे। और चूँकि दशम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि व्यापार के कारक हैं, तो अगर आप कला से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि आप फैशन डिज़ाइनिंग का है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, रेडीमेड गारमेंट्स का, या फिर महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ब्यूटिशियन हैं, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, या घर की सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे डिज़ाइनर फर्नीचर है, एसी है, टीवी है, एलईडी है, फ्रिज है, इस तरह के, या कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं, बच्चों के खिलौने हैं, इन सब क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको सफलता मिलेगी और धन का लाभ होगा। 7 अगस्त को जैसे ही शुक्र एकादश भाव में गोचर करेंगे तो आपकी कुंडली में महाधनी योग बनाएंगे। शुक्र तो वैसे ही धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और जब शुक्र महाधनी योग बनाएंगे, महाधनी योग कैसे बनता है? एकादश भाव का स्वामी दूसरे भाव में गोचर करे, धन भाव में, या धन भाव का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करे। अब यहाँ धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर लाभ के भाव में है, तो महाधनी योग बन गया। तो ऐसे जातकों के पास धन वैभव की कमी नहीं होती है। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र महाधनी योग बनाते हैं तो वो जीवन में हर सुख प्राप्त करते हैं, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा के साधन। लेकिन चूंकि ये गोचर में बन रहा है, तो इस गोचर काल में यानी 7 अगस्त है और लास्ट अगस्त तक आपको सुख सुविधा के साधनों के खरीदने का योग बन रहा है। आप वाहन खरीद सकते हैं, आप मकान खरीद सकते हैं, मकान का डेकोरेशन कर सकते हैं या मकान बनवा सकते हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है, विवाह आपका हो सकता है, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अपनी कला या अपनी क्रिएटिविटी के बल पर कुछ ऐसा करेंगे कि अचानक से मोटा पैसा आपको मिलेगा।
शुक्र धन भाव के स्वामी हैं, तो धन संचय की दृष्टि से भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र लगभग 25 दिन तक लाभ के भाव में रहेंगे और आपको हर तरह का लाभ देंगे। धन की प्राप्ति भी कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। और अगर और भी अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए और अपने घर को साफ सुथरा रखिए, शुक्र के उपाय कीजिए। सेकंड हाउस वाणी का होता है और सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र हैं, तो महिलाओं के प्रति कटु वचन का प्रयोग भूल करके भी ना करें, उनको कष्ट न दें, उनका दिल न दुखाएं। घर को साफ सुथरा रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, खुद भी अच्छे से रहें, मन में विचारों को पवित्र रखें। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र भक्ति के ग्रह हैं, शुक्र धन के ग्रह हैं। तो आप किसी भी इष्ट देव की भक्ति करते हैं तो पूरे मन से भक्ति करें, भगवान कृष्ण की, माता लक्ष्मी की पूरे मन से भक्ति करें तो शुक्र आपको पूरा लाभ देंगे। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि संबंध बन रहा है और वो है शनि और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। शनि का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और शुक्र जैसे ही 7 अगस्त को एकादश भाव में गोचर करेंगे तो एक महत्वपूर्ण दृष्टि संबंध बनेगा और वो है शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध, समसप्तक दृष्टि संबंध। शनि की सप्तम दृष्टि शुक्र पर और शुक्र की सप्तम दृष्टि शनि पर पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है। और चूंकि शनि और शुक्र में बहुत गहरी मित्रता है तो शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध सबसे अधिक प्रभावी और मजबूत योग माना जाता है। शनि है न्याय के देवता, परिश्रम के कारक, अनुशासन और समयबद्धता के कारक। वहीं शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपन्नता, भौतिक सुखों, विवाह और संतान के कारक। तो शनि और शुक्र का ये दृष्टि संबंध आपको हर प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करेगा। उत्तम कोटि का विवाह होगा आपका, खूबसूरत और धनवान जीवन साथी मिलेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, शानदार मकान, शानदार वाहन, नौकर चाकर, मित्र, संबंधी, हर तरह का सुख प्राप्त होगा। और ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में ये दृष्टि संबंध बन रहा है उन्हें जीवन भर धन की कमी नहीं होती है। और अगर आपको इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो वो अपने जन्म के साथ ही सौभाग्य और लक्ष्मी को लेकर के आएगी, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में बिल्कुल यही ग्रह स्थितियाँ होंगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और शनि की दृष्टि पड़ने से ऐसे जातकों में परिश्रम करने की क्षमता बढ़ती है। कला के क्षेत्र में पूरे समर्पण के साथ ऐसे जातक कार्य करते हैं और कला की साधना में ये इस कदर डूब जाते हैं कि इन्हें अपने खाने पीने का होश तक नहीं रहता। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उच्च कोटि की रचना ये प्रस्तुत करते हैं जो संपूर्ण विश्व को मोह लेती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बनाते हैं, सेलिब्रिटी बनाते हैं। और आपने देखा होगा बड़े बड़े संगीतकार, नर्तक, गायक, वादक, लेखक, कवि, मूर्तिकार, चित्रकार, ये किस तरह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, असीम लोकप्रियता और धन अर्जित करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और शुक्र बलवान हैं या शनि या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप फिल्म जगत, टीवी सीरियल या कला के अन्य माध्यमों से अपार धन अर्जित करेंगे। और अगर आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, खास करके कला और सौंदर्य से संबंधित व्यापार कर रहे हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र दशम भाव में भी 7 अगस्त तक गोचर करेंगे। तो बात हो गई शुक्र की और बुध की। धन के भाव में केतु का गोचर हो रहा है और शनि की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है, तो इसका विचार कर लेते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव कहा जाता है और यहाँ से आपको धन के संचय, धन के निवेश, शेयर, पैतृक संपत्ति, लाभकारी यात्राओं का विचार किया जाता है, परिवार और वाणी का विचार किया जाता है। और केतु का गोचर शुक्र की राशि में है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो केतु आकस्मिक रूप से धन का लाभ करा देंगे। अचानक बहुत मोटा पैसा आपको मिलेगा। और शुक्र का गोचर चूंकि 11वें भाव में है तो शेयर मार्केट से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
हालांकि शेयर्स में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय आप ज़रूर ले लें। हालांकि केतु परिवार में कई बार मतभेद भी करा देंगे, गलतफहमी पैदा करेंगे, लेकिन परिवार में आपका वर्चस्व बना रहेगा। भोग की ओर ज़्यादा प्रवृत्ति होगी और आप सभी सुखों का भोग भी करेंगे। केतु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और अगर आप गलत संगति में हैं, गलत कार्यों की लत है, जैसे जुआ, शराब, सट्टा, तो फिर धन की हानि भी कराएंगे और कर्ज भी बढ़ाएंगे, क्योंकि छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का होता है। लेकिन केतु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा, गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। गड़ा हुआ धन का मतलब ये हुआ कि वो पैसा जो कहीं आपका फंसा हुआ था, जैसे गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा हुआ था, आपने किसी को लोन दिया था, वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा था, या आपको इंश्योरेंस का कोई क्लेम मिलना था, इस तरह का पैसा आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, ससुराल से, ननिहाल से आपको लाभ होगा, गुप्त विद्याओं की जानकारी आपको होगी। और केतु की दृष्टि चूँकि दशम भाव पर भी पड़ेगी, तो केतु के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आएगा, लेकिन आपका कार्य बनता चला जाएगा। बात हो गई केतु की, शुक्र की। अब बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य एकादश भाव में, चूँकि सूर्य में तेज है, प्रकाश है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, तो सूर्य एकादश भाव को प्रकाशित करेंगे, तो शासन प्रशासन से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। राज्य से धन का लाभ होगा, सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है और वहाँ से आपको धन मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में पहले से ही हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ दिला देंगे, किसी अच्छी जगह पर आपका ट्रांसफ़र करा देंगे। चूँकि मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, जहाँ से यात्राओं का विचार किया जाता है, तो और मंगल सूर्य के मित्र भी हैं, तो आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। इसके बाद जब सूर्य 12वें भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको आ सकती हैं, इससे आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से सूर्य आपको विदेश से तो लाभ दिलाएंगे ही, आप विदेश सेवा में जा सकते हैं, किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, राजनीति के कारक होते हैं, तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकता है, या फिर आप प्रशासनिक सेवा में हैं तो आपको विदेश सेवा में भी जॉब मिल सकता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं। तो हंस राजयोग के बनाने से क्या होगा कि एक तो देवगुरु विवाह के कारक होते हैं, तो आपके विवाह के संबंध में अगर किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी उसको दूर करेंगे, आपका विवाह करा देंगे, संतान की प्राप्ति कराएंगे। और चूँकि गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और लग्न भाव में बुध का गोचर है, और बुध का गोचर लगभग 65 दिन तक रहेगा, 26 अक्टूबर तक। तो ऐसे में आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो उसे आप अपने बुद्धि बल से, अपने विवेक से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, आपकी ईश्वर में आस्था को बढ़ा देंगे, धर्म कर्म में आस्था को बढ़ा देंगे, और इन चीज़ों का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ के भाव पर, और लाभ के भाव में सूर्य का गोचर है 17 अगस्त तक। सूर्य और गुरु राजा और महामंत्री, परम मित्र, तो धन का लाभ आपका होगा हर तरह का। चूँकि देवगुरु धन के, संतान के, मान सम्मान के, पद प्रतिष्ठा के, विवाह के, इन सब के कारक होते हैं, तो सभी तरह का लाभ आपको देंगे। और देवगुरु की नवम दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी और इसके स्वामी मंगल हैं, तो आपके पुरुषार्थ पराक्रम में वृद्धि होगी। और पराक्रम और पुरुषार्थ और भाग्य का जब साथ मिलेगा
तो जीवन में हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अब एक सावधान करने वाली स्थिति आपके जीवन में आने जा रही है और वह है शनि का पंचम भाव में गोचर और शनि की पनौती। शनिदेव जब लग्न से पंचमस्थ होते हैं तो शनि की पनौती बनती है। देखिए, लग्न से 5वें भाव में शनि का गोचर हो रहा है 12 जुलाई से। 1, 2, 3, 4, 5, तो 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक कन्या राशि के जातकों पर शनि की पनौती का प्रभाव रहेगा। कन्या राशि के जातक अगर अपने पिछले जीवन पर दृष्टि डालें, पिछले समय को याद करें, तो 24 जनवरी 2020 को शनि का गोचर मकर राशि में हुआ था और तब से ही कन्या राशि के जातकों पर शनि की पनौती चल रही है। हालांकि 29 अप्रैल 2020 को जब शनि का गोचर कुंभ राशि में हुआ था, शनि ने राशि परिवर्तन किया था, तो कन्या राशि के जातकों से शनि की पनौती हट गई थी। लेकिन 12 जुलाई से फिर शनि मकर राशि में आ गए हैं। तो देखिए, जो शनि की पनौती होती है वो साढ़े साती और ढैया से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। और जो कन्या राशि के जातक हैं उन्हें तो इस बात का बहुत अच्छे से अनुभव हुआ होगा। अगर आप अपने पिछले 2.5 वर्षों के जीवन पर दृष्टि डालें तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपको साढ़े साती और ढैया से कहीं अधिक कष्ट मिला होगा। शनि की साढ़े साती और ढैया तो हमें डराते हैं, जबकि साढ़े साती और ढैया शनि की पनौती के सामने कुछ भी नहीं है। और शनि की पनौती लगभग 30 वर्ष के बाद किसी भी राशि पर वापस आती है और जब आती है तो भयंकरतम कष्ट देती है। कन्या राशि के जातक पिछले 28 महीने से इस पीड़ा को झेल रहे हैं और जो भी जातक कन्या राशि के हैं जिन्होंने शनि की पनौती के कष्ट को झेला है, उनसे अनुरोध है कि वो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि दूसरे जातक भी सावधान हो जाएं, क्योंकि 12 जुलाई से कन्या राशि के जातकों पर शनि की पनौती की शुरुआत फिर से हुई है और 17 जनवरी को तुला राशि के जातकों पर शनि की पनौती की शुरुआत हो जाएगी। तो तुला राशि के जातक भी सावधान हो जाएं और इस बात को समझ लें। कन्या राशि के जातकों को आने वाले 6 माह के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और शनि देव के विशेष उपाय भी करने होंगे, क्योंकि शनि की पनौती विशेष कष्टदायक होती है। हालांकि इस समय जो ग्रह स्थितियां हैं, देवगुरु राजयोग बना रहे हैं आपकी कुंडली में और शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो गुरु भी अप्रैल 2023 तक राजयोग बनाएंगे, तो शनि के प्रभाव में कुछ कमी तो आएगी। पंचम भाव में शनि क्या करते हैं? अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं आपके पारिवारिक जीवन पर, तो फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, व्यापार में नुकसान कराते हैं। 11वें भाव पर दृष्टि डालने पर धन का नुकसान करते हैं और 10वीं दृष्टि धन के भाव पर डालते हैं तो वाणी को खराब करते हैं, परिवार में बिखराव लाते हैं। घर, परिवार, कार्यक्षेत्र सभी को शनि की पनौती प्रभावित करती है। तो आप उपाय ज़रूर करें। हनुमान जी की शरणागति लें, हनुमान जी की उपासना करें, बजरंगबली की पूजा करें, पीपल के वृक्ष को जल दें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और आगे मैंने शनि के उपायों पर चर्चा की है, तो शनि के उपाय कीजिएगा। तो चर्चा कर लेते हैं उपायों पर और साथ ही साथ मैं वीडियो के अंत में आपके प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगा, वो भी देखिएगा। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें।
शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता, ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने, कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी, इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर। चंद्रेश्वर जी का प्रश्न है, तांबे का छल्ला किस हाथ में और किस अंगुली में पहनना चाहिए? देखिए, तांबे का छल्ला सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के उपाय के रूप में तांबे का छल्ला पहना जाता है
और तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल की जो उंगली है, अनामिका जिसे कहते हैं, मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की जो उंगली है अनामिका, उस उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि अनामिका के नीचे ही सूर्य पर्वत होता है। ये तो हुई तांबे की बात। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए देवगुरु के उपाय के रूप में सोने की अंगूठी पहनी जाती है, और सोने की अंगूठी जो है वह तर्जनी, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है उसमें पहना जाता है। और मंगल और शुक्र के उपाय के लिए चांदी की अंगूठी पहनी जाती है, और चांदी की जो अंगूठी होती है वो कनिष्ठिका, दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसमें पहनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूनम जी का प्रश्न है, मेरी कुंडली मेष लग्न की है। मेरी कुंडली में राहु 3rd हाउस में, 4th में शुक्र, 5th में सूर्य और बुध, 6ठे में चंद्रमा और शनि, 7वें में मंगल और गुरु, 9वें में केतु हैं। तो बताएं कि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। पूनम जी, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो 110% सरकारी नौकरी का योग बनता है। परिश्रम कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और पंचम भाव अत्यंत शुभ भाव है, शिक्षा और संतान का भाव है, और इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अगला प्रश्न है शैलेश जी का, कला क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कवि, लेखक, दिग्दर्शन या अभिनय। मैं अपने वीडियोस में अक्सर कला के क्षेत्र में चर्चा करता रहता हूं। कला के लिए जो कारक हैं वह हैं शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आपको निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प कला, बहुत सारे क्षेत्र हैं कला के। लेकिन अगर आपकी कुंडली ऐसी है जिसमें शुक्र बलवान स्थिति में हो, और अगर शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हों, या शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हों, या 3रे भाव में गोचर कर रहे हों, और कहीं ना कहीं से उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो कला के क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये आप देखिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है शुक्र की। शेखर जी का प्रश्न है, गुरुजी नमस्कार, आप गज केसरी राजयोग के बारे में बता रहे हैं। मेरी कुंडली में 4था चंद्र एवं 10वें गुरु हैं। एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, 58 साल मेरी उम्र है। माफ़ी के साथ बताना चाहूं कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप गज केसरी राजयोग का मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिए, उसमें कुछ शर्तें भी हैं। अब आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। देवगुरु का उपाय कीजिए, चंद्रमा का उपाय कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गज केसरी राजयोग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपकी कुंडली में देखिए, अपनी जन्म कुंडली को, देवगुरु पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, देवगुरु कमज़ोर तो नहीं है, देवगुरु पीड़ित तो नहीं है। अगर देवगुरु, ये वैसे गज केसरी राजयोग शुक्र से भी बनता है, बुध से भी बनता है। अब ये आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, इस पर निर्भर करेगा कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चूंकि 58 साल आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आपने पहले इसके बारे में जानना चाहा होता
या आपने किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लिया होता और आपने गुरु और चंद्रमा का उपाय कर लिया होता तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिली होती। अभी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है कि योर कमेंट्स सीम्स ऑलवेज पॉजिटिव बट रिजल्ट्स आर नॉट पॉजिटिव फॉर मकर राशि। इट सीम्स इट इज़ ऑलवेज स्ट्रगल सिंस बर्थ, लक नेवर फेवर्स। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि ग्रहों का लाभ, चाहे वो राजयोग बने चाहे ग्रह दिग्बली हो, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बलवान स्थिति में हैं। और इसीलिए ग्रहों के उपाय की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होंगे, संघर्ष जरूर कराएंगे। मकर राशि के जातकों को संघर्ष करना पड़ता है और इस समय तो 7.5 चल रही है, लेकिन आप यह भी समझ लें कि शनिदेव जब आपको लाभ देने पर आएंगे तो इतना कुछ प्रदान करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 7.5 की अवस्था में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने 7.5 वर्षों में जितना प्राप्त कर लिया, जितना अर्जित कर लिया, शायद वो पूरे जीवन भर नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। बस ये है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ शनिदेव का आप उपाय जरूर करते रहें। उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। उपायों पर मैं हर वीडियो में चर्चा करता रहता हूँ, तो उसको आप देखते रहिए। नमस्कार।